हेलो बच्चों, तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस पे। तो चलिए, अब जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और इसी सीजन में हम लोग का चैप्टर नंबर बायोलॉजी का दूसरा है, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए, आप अपना आपा और नियंत्रण मत खोइए और इस बोर्ड एग्जाम को बहुत ही अच्छा बनाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़िए। चलिए, आज हम लोग समझते हैं कि नियंत्रण और समन्वय क्या है। चलिए, तो बिना देरी किए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है मानव में तंत्रिका तंत्र। ठीक है, उसको हम लोग को देखना है। तो अब देखिए, सबसे पहले प्रमुख बिंदु क्या है इसमें, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तंत्रिका तंत्र के बारे में देखेंगे। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र या फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में देखेंगे। फिर इसके अंदर भी क्या क्या उपस्थित होता है, जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग मस्तिष्क और मेरुरज्जु है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे संवेदी अंग क्या होता है, न्यूरॉन देख लेंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, मस्तिष्क का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है, हम लोग और आगे देखेंगे। उसके बाद मस्तिष्क का कौन कौन सा भाग है, जैसे अग्र मस्तिष्क क्या है, मध्य मस्तिष्क क्या है, पश्चिम मस्तिष्क क्या है और ये सब कहाँ पे उपस्थित होता है और इसका क्या क्या काम हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती चाप क्या है, पादप में नियंत्रण और समन्वय कैसा हो सकता है, जंतुओं या फिर मानवों में नियंत्रण और समन्वय कैसे हो सकता है, हार्मोन क्या है और पादप में गति कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप लोग को पता ही चल गया होगा। इसमें कुछ छूट भी गया है, जैसे कि उद्दीपन क्या होता है वो भी हम लोग देख लेंगे, ग्राही अंग क्या होता है, ग्राही अंग कौन कौन सा होता है वो भी हम लोग देख लेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होता है उसको भी देख लेंगे। तो चलिए, बिना लेट किए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ गए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देखना है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है बच्चों, तो तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा कि हम लोगों के शरीर के ऊपर कंट्रोल किया जाता है या फिर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम होता है। ठीक है, तो शरीर का मुख्य नियंत्रण और संचार केंद्र है। तंत्रिका तंत्र क्या है, शरीर का मुख्य नियंत्रण और संचार केंद्र है, यानी शरीर को पूरे शरीर को नियंत्रित, जैसे आप चलते हैं, फिरते हैं, कूदते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, किसी से बोलते हैं, विचार करते हैं, वो सब काम तंत्रिका तंत्र से ही होता है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क भी उपस्थित होता है और रीढ़ का हड्डी भी उपस्थित होता है और उसमें से कुछ नस या फिर जिसको हम लोग कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका के नाम से जानते हैं वो भी तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है। यह शरीर के अंगों के बीच समन्वय स्थापित करता है, यानी कोऑर्डिनेशन करने का, यानी तालमेल बनाए रखने का प्रक्रिया, शरीर के अंगों के बीच में तालमेल बनाए रखने का प्रक्रिया भी करने का काम करता है। जैसे सूचना प्राप्त करना, उन्हें संसाधित करना और संकेत भेजना, यह सोचने, चलने, सांस लेने और संवेदना, जैसे दृष्टि देखने का, गंध सूंघने का, स्वाद चखने का, जैसे क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। यानी हम लोगों के अंदर जितना भी अधिकतर क्रिया होता है वो सब हम लोग के तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होता है, चाहे वो ऐच्छिक क्रिया हो, चाहे वो अनैच्छिक क्रिया हो, चाहे प्रतिवर्ती क्रिया हो। क्रिया भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो हम लोग और आगे चलेंगे और फिर देखेंगे। उम्मीद है बच्चों की तंत्रिका तंत्र आप लोग को समझ में आया होगा। तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो कि मस्तिष्क, मेरु और कपाल तंत्रिका, मेरु तंत्रिका और कई सारे अंगों के मिलने की वजह से तंत्रिका तंत्र का निर्माण हो जाता है, जो कि शरीर में समस्त क्रियाओं का संचालन करने का काम करता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलेंगे आगे की ओर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ गए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है। तो बच्चों लिखा है, जीवों में बाहरी उद्दीपन के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच तालमेल बनाए रखने की प्रक्रिया क्या है, नियंत्रण और समन्वय कहलाता है। ठीक है, यानी जीवों के बाहरी उद्दीपन के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने, यानी कोई भी, जैसे कि सूरज का रोशनी आपके हाथ के ऊपर पड़ा तो आपका आग का पुतली अपने आप बंद हो गया, कांटा आपके पैर में चुभा तो आपका पैर अपने आप ऊपर हट गया। तो जीव के जो भी बाहरी उद्दीपन क्या है जिसके प्रति आप रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, जैसे सूरज का प्रकाश की वजह से आपका आंख का पुतली बंद हो गया तो वो उद्दीपन हो गया सूरज का प्रकाश, कांटा चुभा पैर हट गया तो उद्दीपन हो गया कांटा। तो किसी उद्दीपन के प्रति जो आप क्रिया कर रहे हैं वही आपका नियंत्रण बताता है
और शरीर के बीच में नियंत्रण बनाए रखने का या फिर शरीर के सभी अंगों के बीच में तालमेल बनाए रखने की प्रक्रिया को ही हम लोग समन्वय के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, जो लिखा है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या होता है बच्चों? तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों के शरीर का सबसे लंबा कोशिका है। जो तंत्रिका कोशिका होता है उसमें मुख्य रूप से ध्रुमिका, ध्रुमिकाक्ष, कोशिकाकाय, एक्सॉन और अंतिम सिरा हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी तंत्रिका तंत्र जिससे मिलकर बना होगा वही क्या है? तंत्रिका कोशिका, या फिर इसको न्यूरॉन के नाम से भी जाना जा सकता है। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जैसा कि हम लोग जान ही चुके हैं, जो पूरे शरीर में विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यमों से सूचनाओं का संचरण करती है। मानव मस्तिष्क में लगभग 100 अरब न्यूरॉन होता है, यानी लगभग न्यूरॉन का संख्या हम लोग के शरीर में बहुत अधिक है, और सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तेजी से पहुंचाने के लिए हम लोग न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका हम लोग के शरीर में उपयोग आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे चलेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे और इसका पार्ट भी समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो आप लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन का यहाँ पर स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पर ये जो पूरा है ये तंत्रिका कोशिका है, या फिर इसको हम लोग न्यूरॉन के नाम से भी जान सकते हैं, जिससे कि हम लोग के तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग को पहले ही बताया जा चुका है कि कोई भी कोशिका मिलके ऊतक बनाता है, ऊतक मिलके अंग बनाता है, अंग मिलके अंग तंत्र बनाता है, और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है ये है कोशिका का या फिर सेल बॉडी। इसके मध्य में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को वो है केंद्रक, और ये जो पतला पतला प्रवर्ध आप लोग को दिख रहा है ये है ध्रुमिका, ठीक है। और ध्रुमिका में से भी जो पतला पतला प्रवर्ध निकला है वो है ध्रुमिकाक्ष, ठीक है। और ये जो लंबा पाइप जैसा संरचना आप लोग को दिख रहा है ट्यूब जैसा, ये है बच्चों तंत्रिकाक्ष, और इसके ऊपर एक सीट लगा हुआ है जिसको हम लोग माइलिन सीट के नाम से जानते हैं, और इसके ऊपर बीच बीच में आप लोग को एक सेल देखने को मिल जा रहा होगा, ये सेल जो है वो स्वान सेल है, ठीक है। और इसके लास्ट वाला जो सिरा है ये है अंतिम सिरा तंत्रिका कोशिका का, और यहाँ पर ही कुछ तरल पदार्थ निकलता है जिसको हम लोग हार्मोन या फिर रासायनिक तरल पदार्थ के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ध्रुमिका होता है बच्चों, ये मैसेज को क्या करता है? मैसेज को तंत्रिका कोशिका तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। इसका कार्य तो हम लोग आगे समझेंगे ही, लिखे ही हैं। और उसके बाद कोशिका काय में मैसेज आता है, और फिर तंत्रिकाक्ष के मदद से एक कोशिका काय से दूसरे ध्रुमिका तक पहुंचाने का काम उसको कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग इसका और कार्य वर्णन आगे देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे भी आप लोग को एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया गया है, सेम वही चीज है, ठीक है। तो इसमें क्या है? तंत्रिका कोशिका की संरचना यहाँ पर दिया हुआ है। तंत्रिका कोशिका किसे दिख रहा है? तो सबसे ये जो भाग है ये ध्रुमिका है, ये कोशिका काय है, ये केंद्रक है, ये तंत्रिकाक्ष है, और ये अंतिम सिरा है, ठीक है। अब तंत्रिका कोशिका का जो संरचना है, एक न्यूरॉन के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को मुख्य रूप से 3 भाग देखने को मिल रहा होगा। पहला ध्रुमिका, दूसरा कोशिका का और तीसरा तंत्रिका, अरे तंत्रिकाक्ष, ठीक है। तो वही लिखा है, पहला कोशिका का है। कोशिका का ये जो बीच वाला संरचना है, ठीक है। अब इसको हम लोग सेल बॉडी के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें केंद्रक और अन्य कोशिकांग होते हैं, यानी इसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ये देखिए मध्य में केंद्रक है, किसमें केंद्रक है? तो कोशिका काय में केंद्रक उपस्थित है, और कुछ कोशिकांग भी उपस्थित होगा, ऐसा अंग जो कि कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। डेंड्राइट्स को ही हम लोग ध्रुमिका के नाम से जानेंगे, जो पतला पतला प्रवर्धन निकला है कोशिका काय से, ठीक है। ये कोशिका काय से निकली छोटी शाखा है जो सूचनाओं को ग्रहण करती है। तो ध्रुमिका को ही हम लोग डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं, और ये क्या करता है? सूचना को लेने का काम करता है, और कोशिका काय से निकला होता है। एक्सॉन क्या होता है बच्चों? तो ये एक लंबा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि कोशिका काय से सूचना को अगले डेंड्राइट्स तक या फिर अगले न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए अब यहाँ पर दिया है, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति होने वाली अनुक्रिया ही उद्दीपन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अभी उद्दीपन के बारे में हम लोग बताए थे कि बाह्य वातावरण यानी कोई भी बाहरी वातावरण है उसके बीच में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन जिस कारण से हो रहा है वही उद्दीपन कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि आप चल रहे हैं, चलते चलते आपके पैर में कांटा घुसा और आपका पैर तुरंत झटके से उड़ गया,
तो वो किसी उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया कर रहे हैं, आप जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वही तो क्या है, वही मतलब किसी भी वस्तु के वजह से, जिसके वजह से आप क्रिया कर रहे हैं, वही उद्दीपन है। तो वो कांटा हम लोग के लिए उद्दीपन हो गया, ठीक है। उसके बाद अनुक्रिया क्या है, तो उद्दीपन के कारण जीव द्वारा किया जाने वाला प्रक्रिया। जैसे कांटा आपके पैर में चुभा, तो आप उसके ऊपर पैर थोड़ी ना रखे रहोगे, फिर तुरंत आप अपना पैर उससे हटा लोगे। तो उस कांटे की वजह से जो आप प्रतिक्रिया दे रहे हो अपना, वही क्या कहलाएगा, अनुक्रिया कहलाएगा या फिर रिस्पॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। अब क्रिया भी अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ क्रिया ऐच्छिक क्रिया होता है, कुछ क्रिया अनैच्छिक क्रिया होता है, और कुछ क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया होता है। ऐच्छिक क्रिया क्या होता है बच्चों, वो क्रिया जो हम लोग की इच्छा के अनुसार होता है, वो ऐच्छिक क्रिया कहलाता है। और ऐसा क्रिया जो हम लोग की इच्छा के अनुसार नहीं होता है, वो अनैच्छिक क्रिया कहलाता है। और ऐसा क्रिया जो किसी उद्दीपन के प्रति अचानक से किया जाता है, वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है, ठीक है। जैसे कि सांस लेना, ये हम लोग की इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता है। दिल का धड़कना, ये हम लोग की इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, ये अनिच्छिक क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया जो किसी उद्दीपन के प्रति अचानक से हो रहा है, जैसे आपके हाथ के ऊपर पानी गिरा और आपका हाथ अचानक से पीछे हट गया, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है। और ऐच्छिक क्रिया क्या है, जैसे कि लिखना, बोलना, सोचना या फिर चलना फिरना, ये सब ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखो बच्चों, यहाँ पर दिया है ऐच्छिक क्रिया क्या होता है, तो लिखा है वह क्रिया जिसे हम अपनी इच्छा और सोच समझकर, अपनी इच्छा और मर्जी सोच समझ से करते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में होती है, जैसे चलना, बोलना, खाना या फिर लिखना। जो आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं वह है ऐच्छिक क्रिया। जो आपके इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है वो है अनैच्छिक क्रिया या फिर इनवॉलेंट्री एक्शन। और ऐच्छिक क्रिया को हम लोग वॉलेंट्री एक्शन के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। और जो अनैच्छिक क्रिया है वो हम लोगों के मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि सांस लेना, पाचन, लार आना, यानी आपके मुंह में जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है। उसके बाद आंखों का पुतली का फैलना या फिर सिकुड़ना, हृदय का धड़कना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्रिया और ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आ जाते हैं। तो आगे हम लोग देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ग्राही अंग। ग्राही अंग क्या होता है, तो बच्चों ऐसा अंग जो कि ग्राही अंग, नाम ही क्या है। चलिए बच्चों, तो देखिए ग्राही अंग, ग्राही अंग लिखा हुआ है। ग्राही मतलब जो ग्रहण कर रहा है, और अंग यानी ऐसा अंग जो कि हम लोग के सूचना को कहीं ना कहीं से ग्रहण कर रहा है। जैसे कि आपका आंख है जो वो देख के सूचना को ग्रहण कर रहा है, आपका जो कान है वो सुन के सूचना को ग्रहण कर रहा है, आपका जो त्वचा है वह महसूस कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो जीभ है वो चख के सूचनाओं को आपको बताने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग सेंस ऑर्गन के नाम से भी जान सकते हैं। तो क्या है बच्चों, हमारे शरीर की वे विशेष कोशिकाएं या संवेदी अंग जो आंतरिक या बाहरी वातावरण से संवेदना, जैसे प्रकाश, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श और तापमान को ग्रहण करते हैं। यानी वे अंग जो कि हम लोगों के बाहर से और आंतरिक वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करते हैं, वही ग्राही अंग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए मुख्य ग्राही अंग और उसका कार्य क्या क्या है। जैसे आंख है, आंख जो है वो देखने का काम करता है। कान जो है वो श्रवण ग्राही और वो सुनने का काम करता है। नाक घ्राण ग्राही जो सूंघने का काम करता है। जीभ रस संवेदी ग्राही जो कि स्वाद में मदद करने का काम करता है। त्वचा जो होता है वो महसूस करने का काम करता है, ठीक है। तो ग्राही अंग आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब इसके बाद क्या है। तो देखिए यहाँ पर देखिए तंत्रिका कोशिका के प्रकार, ये तो बैक हो गया क्या एक बार, नहीं सही है। तंत्रिका कोशिका के प्रकार, तो देखिए अलग अलग प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं भी होती हैं। जैसे कि संवेदी न्यूरॉन जो कि संवेदना को ग्रहण करने का काम करता है। मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जो कि मस्तिष्क से सूचनाओं को उसके अंग तक पहुंचाने का काम करेगा। उसके बाद एक और न्यूरॉन है जिसको हम लोग इंटर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग के मोटर न्यूरॉन और संवेदी न्यूरॉन के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है। चलिए देखते हैं। संवेदी न्यूरॉन, जिसको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन के नाम से भी या फिर अफरेंट न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं, ये क्या करता है, शरीर के अंगों से जानकारी को लेगा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने का काम करेगा, यानी मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। कौन, संवेदी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन या फिर प्रेरक न्यूरॉन क्या है, जिसको हम लोग मोटर न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेश को लेता है और ग्राही अंग तक ले जाने का काम करता है। उसके बाद इंटर न्यूरॉन, जैसा कि हम आप लोग को बताया,
कि ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, संवेदी और प्रेरक न्यूरॉन के बीच में क्या करता है, संबंध बनाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग। जैसा कि हम लोग देखें कि तंत्रिका तंत्र का अलग अलग भाग हो सकता है, जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो किस किस प्रकार से हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें दो भाग उपस्थित होता है, एक मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। जो मस्तिष्क होता है उसको इंग्लिश में ब्रेन और मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। जो मस्तिष्क होता है बच्चों, यह सूचनाओं को संसाधित करता है और शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और जो मेरुरज्जु होता है, यह मस्तिष्क से संदेश को शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है और प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। यानी हम लोग का जो मस्तिष्क होता है वो जितना भी सोचना, विचारना, याद करना, तापमान को नियंत्रित करना, गर्म भावना को नियंत्रित करना, यानी भावनाओं को कंट्रोल करने का भी काम मस्तिष्क का होता है। और मेरुरज्जु जो होता है वो मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचाने का भी काम करता है और जितनी प्रतिवर्ती क्रिया होती है उस प्रतिवर्ती क्रिया को करवाने का भी काम करता है। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको PNS के नाम से जाना जाता है। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है बच्चों, उसमें दो भाग आ जाएगा। एक कपाली तंत्रिका, कपाल यानी हम लोगों के जो ऐसी तंत्रिका जो कि हम लोग के ब्रेन यानी कपाल में से निकले होंगे वो कपाली तंत्रिका कहलाएंगे। और एक मेरु तंत्रिका है जो हम लोग के मेरुरज्जु से निकले होंगे वो स्पाइनल नर्व्स कहलाएंगे। जो मेरु तंत्रिका होती है बच्चों वो 31 जोड़ी होती है और जो मतलब 31 होती है, और जो कपाली तंत्रिका होती है वो 12 जोड़ी पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कपाली तंत्रिका है वो 12 जोड़े उपस्थित है और जो मेरु तंत्रिका है वो 31 जोड़े उपस्थित होता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके बाद हम लोग का जो है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में क्या क्या है। और एक चीज और बच्चों कि जो कपाली तंत्रिका होती है वो कपाल से निकलेगी और संवेदी अंग से सूचना को कपाल तक पहुंचाने का काम करेगी। और जो मेरु तंत्रिका है वो मेरु से निकलेगी और सूचनाओं को मेरुरज्जु तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यह हृदय की धड़कन, पाचन, सांस लेने जैसी अनिच्छित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं, यानी जो क्रिया हम लोग की इच्छा के अनुसार नहीं हो पा रहा है उसको जो कंट्रोल करने का काम है वो हम लोग के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है, यानी स्वायत्त यानी जो खुद से चलता है और इसे तंत्रिका तंत्र को उससे कंट्रोल किया जाता है। जो कि हम लोग के इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है उसको इससे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके भी दो भाग हो सकते हैं बच्चों, एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसको हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, और एक परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसको हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो जो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करता है। ठीक है, जैसे कि लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है, यानी ये क्या करता है, सक्रिय कर देगा। कोई भी काम हो रहा है उसको सक्रिय करेगा और ये जो है ये उसको निष्क्रिय है यानी वापस की स्थिति में ला देगा। जैसे ये हार्मोन को सिक्रिएट करवाने का काम करेगा तो ये उसको रोक देगा, ये आगे पुतली को खोल देगा तो ये फिर बंद कर देगा। यानी एक दूसरे के विपरीत काम करने का काम कौन करता है, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र करता है। चलिए हम लोग और आगे जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मानव मस्तिष्क, यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन बनाया गया है। ठीक है, और इससे पहले भी आप लोगों को मस्तिष्क का संरचना बता दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो मानव मस्तिष्क है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग है। हम लोग देखें कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग उपस्थित है, एक मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। तो जो मानव का मस्तिष्क है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग है जो खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। यानी हम लोगों के जो शरीर के ऊपर जो हड्डी का ढांचा है ये इसको हम लोग खोपड़ी के नाम से जानते हैं और इसी में हम लोगों का जो ब्रेन है कपाल में सुरक्षित उपस्थित होता है और शरीर के सभी गतिविधियों जैसे याददाश्त, भावना और संवेदी जानकारी को नियंत्रित करता है। लगभग 1350 से 1400 ग्राम वजन वाले इस अंग में 100 बिलियन से अधिक ही न्यूरॉन देखने को हम लोग को मिल जाता है। यह शरीर का सबसे जटिल अंग है जो कि बुद्धि या फिर चेतना उतना सबको कंट्रोल करने का काम करता है, ताप को भी, चेतना को भी, भावना को भी। ठीक है, सबको कंट्रोल करने का काम हम लोग का मस्तिष्क करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
ठीक है, और इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए मानव मस्तिष्क का भी अलग अलग भाग होता है। ठीक है, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का भी अलग अलग भाग होगा, और मध्य मस्तिष्क जो होगा वो अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में एक संबंध बनाने का काम करेगा। और जो पश्चिम मस्तिष्क है उसका भी अलग अलग से 3 भाग होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मस्तिष्क की संरचना है, मुख्य भाग है। मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है उसको इंग्लिश में फोर ब्रेन या फिर के नाम से जानते हैं, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क को हिंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अब जो अग्र मस्तिष्क है यह सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, ये जो भाग दिख रहा है ये सब आपको अग्र मस्तिष्क का ही दिख रहा है, जो याददाश्त यानी याद रखना, किसी चीज को सोचना, भावना को कंट्रोल करने का, स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क जो है वो ये सब करने का काम करेगा। उसमें सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस उपस्थित होगा। ठीक है, सेरिब्रम द्वारा किसी चीज को याद करना, सोचना, विचारने का, कंट्रोल करने का काम किया जाता है, और हाइपोथैलेमस और थैलेमस जो कि डायेनसेफलॉन का पार्ट है उसे ताप को नियंत्रित किया जाता है और भावना को कंट्रोल करने का काम होता है। ठीक है, उसके बाद मध्य मस्तिष्क जो है यह दृश्य, श्रवण और मोटर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। यानी जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वो मध्य मस्तिष्क का काम होता है। और जो भी जैसे कि सूचना आपका आता है मस्तिष्क से कार्यकारी अंग तक, वो सूचना भी मध्य मस्तिष्क द्वारा ही दिया जाता है। जो पश्चिम मस्तिष्क है इसमें सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स 3 भाग आ जाता है। सेरिबेलम जो होता है वो शरीर के संतुलन बनाए रखने का काम है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे शरीर का जो संतुलन है वो किसके द्वारा बना है, तो पश्चिम मस्तिष्क के सेरिबेलम के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद जो पोन्स और मेडुला है वो कुछ अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे कि रिस्पायरेशन, वोमिटिंग, उल्टी करना या फिर सांस लेने जैसी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ब्रेन का पार्ट आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, और तब आप लोगों का और न्यूरॉन इस चैप्टर का मेन पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, इसका संरचना यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो है ये ब्रेन का संरचना है, और यहाँ से एक छेद से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड हम लोगों के रीढ़ की हड्डी में उपस्थित है, सुरक्षित है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों का कपाल में मस्तिष्क सुरक्षित है, उसी प्रकार से हम लोगों के रीढ़ की हड्डी में जो है स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित है। मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलकर रीढ़ की हड्डी के बीच एक खोखली नाल में सुरक्षित रहती है, और यह मस्तिष्क व शरीर के बाकी हिस्सों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का मार्ग है। साथ ही प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है। यह लगभग 45 सेमी लंबी और तंत्रिका ऊतक से बनी होती है, जिसमें धूसर और श्वेत द्रव्य होता है। ठीक है बच्चों, तो जो मेरुरज्जु होता है वो श्वेत और धूसर, ग्रे, व्हाइट और ग्रे मैटर से बना होता है। उसके बाद जो मेरुरज्जु होता है बच्चों, वो हम लोग के ब्रेन के पीछे एक छोटा सा छेद होता है, जिसको हम लोग मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकला होता है और रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित रहता है। मेरुरज्जु जो है वो क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रिया को करवाने का काम करता है, और मस्तिष्क तक सूचनाओं को आदान प्रदान करने में भी हेल्प करने का काम करता है। लगभग 45 सेंटीमीटर लंबा भी होता है, और व्हाइट और ग्रे मैटर से मिलकर बना भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों को ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। जैसे कि किसी भी उद्दीपन के प्रति जो अचानक से काम हो रहा है, किसी भी उद्दीपन के प्रति किया गया अचानक से जो क्रिया है वही क्या कहलाएगा बच्चों, प्रतिवर्ती क्रिया है। जैसे कि किसी बाहरी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा दिखाई गई एक अनैच्छिक क्रिया तीव्र और स्वचालित प्रतिक्रिया है, जो बिना सोचे समझे होती है। यह मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। यानी जो भी किसी उद्दीपन के प्रति, जो भी किसी उद्दीपन के प्रति अचानक या फिर तेजी से जो काम हो रहा है वही प्रतिवर्ती क्रिया है। पैर के नीचे काटा गया तो तुरंत पैर अचानक से उठ जाएगा, सोचोगे नहीं 1 घंटा रख के कि उठाएं या नहीं उठाएं। सांड दौड़ा रहा है तो वहां से तुरंत भागोगे, सोचोगे नहीं कि भागें कि यहीं बैठे रहें। या फिर सांप के ऊपर पैर चला गया तो सोचोगे नहीं। तो जो भी काम आप समझ लो कि ऐसा क्रिया जिसमें जो हम लोग बहुत तेजी से होता है वो क्या कहलाता है, किसी उद्दीपन के प्रति किया गया अचानक से क्रिया ही क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिवर्ती क्रिया का
जैसे कि दिखाया है कि ये गर्म पानी है, ये गर्म पानी जैसे ही उसके हाथ से टच हो रहा है वो गर्म बर्तन, तुरंत मैसेज पहुंच जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड बोल रहा है अरे भाई भाई बहुत गर्म है। तो फिर उसको क्या कर रहा है, वो वापस उसे हाथ तक सूचना को भेज दे रहा है कि हाथ हटा लो नहीं जल जाएगा। तो फिर तुरंत हम लोग का हाथ हट जा रहा है। तो ये जो पथ है, प्रतिवर्ती क्रिया होने का जो पथ है, वही क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती चाप कहलाएगा। और ये जो क्रिया हो रही है अचानक से ये उद्दीपन हो गया, तो इस उद्दीपन के प्रति जो भी अचानक से क्रिया हो रही है वो प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को प्रतिवर्ती क्रिया समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप जैसे कि हम लोग समझ गए कि प्रतिवर्ती क्रिया होने का जो पथ है, रास्ता है, वही प्रतिवर्ती चाप है। तो देख लेते हैं एक बार और। शरीर में होने वाली अनैच्छिक और त्वरित क्रिया यानी प्रतिवर्ती क्रिया का तंत्रिकी पथ, ठीक है, जिस पाथ से जिस मार्ग से हो रहा है वो क्रिया, वह कहलाएगा प्रतिवर्ती चाप। कौन सा क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया जिस मार्ग से हो रहा होता है वो प्रतिवर्ती चाप कहलाएगा। जैसे कोई उद्दीपन है, ठीक है, जैसे गर्म पानी ही हो गया, गर्म वस्तु हो गया, तो वो उद्दीपन हो गया, उससे सूचना आपके ग्राही अंग में जाएगा। ग्राही अंग जैसे आपका त्वचा हो गया। अब ग्राही अंग से जो सूचना ले जाने का काम करेगा वो संवेदी तंत्रिका का है। ठीक है, संवेदी तंत्रिका तुरंत मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु तक सूचना को पहुंचाएगा। तो मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया, क्योंकि अधिकतर जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है उसको मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद वो तुरंत भेजेगा कि मोटर तंत्रिका को, यानी सूचना भेजेगा कि हाथ हटाना है या नहीं। वो सूचना जो है वो मोटर तंत्रिका लेके जाएगा, और फिर प्रभावक अंग जो भी हाथ जल रहा होगा वहां तक पहुंचेगा सूचना। ठीक है, और फिर हाथ अपने आप हट जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो जो भी प्रतिवर्ती क्रिया होने का जो पथ था, जो मार्ग था, वही क्या था, प्रतिवर्ती चाप है। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट और आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रतिवर्ती चाप के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। अब देखिए प्रतिवर्ती चाप 5 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। पहला ग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और प्रभावक अंग। मान लीजिए कि आप गर्म प्राणी को छुए तो तुरंत आपका जो ग्राही है वो क्या करेगा, प्रभावित हो जाएगा, और ग्राही अंग में तुरंत सूचना, गर्म पानी जैसे हाथ पे आया, जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा बोतल है ये गर्म है, तो हम जैसे ही इसको छुए तो ये तुरंत जाएगा, यहाँ से हाथ से सूचना गया मेरुरज्जु तक। अब मेरुरज्जु, हाथ से जो सूचना मेरुरज्जु तक पहुंचा वो किसके द्वारा गया, तो वो गया संवेदी न्यूरॉन के द्वारा। अब संवेदी न्यूरॉन के द्वारा वहां तक पहुंच गया सूचना। फिर मेरुरज्जु सूचना भेजेगा कि हाथ हटाना है, तो वो जो सूचना है वो मोटर न्यूरॉन के द्वारा आएगा, और हम लोग का हाथ तुरंत इस पर से हट जाएगा। तो ये होने में 1 सेकंड में नहीं लगता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया इतनी तेजी से होती है, यानी इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में मैसेज जनरेट हो जाता है, और तुरंत हम लोग का हाथ वहां से हट जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे प्रतिवर्ती चाप के बारे में, और क्या क्या घटना होता है। 5 घटना होता है। जैसे कि ग्राही अंग है, ग्राही अंग से सूचना जाएगा, ठीक है, फिर संवेदी न्यूरॉन दूसरा, तीसरा मेरुरज्जु, चौथा मोटर न्यूरॉन, और 5वां हाथ हट जाएगा ग्राही अंग के पास जैसे ही सूचना आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए यही प्रतिवर्ती चाप का जो है कि आकार बनाया गया है। देखिए सबसे पहले गर्म पानी है, हाथ छुआ, तुरंत मैसेज गया कहाँ आपके पास, मेरुरज्जु के पास। फिर मेरुरज्जु सूचना को भेजा किसके द्वारा, प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा या फिर मोटर न्यूरॉन के द्वारा, और फिर हम लोग का हाथ हट जाएगा। और यही जो काम है वो किसके, वही जो काम हो रहा है और वो काम होने का जो पथ है वही क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती चाप कहलाएगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए पादप में नियंत्रण और समन्वय। तो ठीक जैसे जंतुओं में होता है उसी तरीके से नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया पादप में भी होती है, लेकिन हम आपको पहले ही से बता चुके हैं कि जो पादप होता है वो जंतु जितना कॉम्प्लेक्स एनिमल नहीं है, जो जटिल एनिमल नहीं है। तो ये क्रिया इसमें कोई तंत्र के द्वारा नहीं होती है, हार्मोन के द्वारा और कुछ अनुवर्तन गति के द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पादप में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र के बजाय मुख्य रूप से पादप हार्मोन, ठीक है, जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, उसी के द्वारा होता है। हार्मोन क्या है बच्चों, तो ये एक रासायनिक पदार्थ है, जैसे कि ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथेलिन, वृद्धि, विकास और प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, पानी जैसे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, जैसे प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन को नियंत्रित करते हैं। ये धीमी संवित गतियां जल संतुलन में बदलाव से होती हैं। जैसे कि छुई मुई के पौधे को देखे होंगे, छू दो वो उसमें भी गति होता है। ठीक है,
तो हम लोग देखेंगे इसी में कि किस किस तरीके से पेड़ पौधों में जो है वो समन्वय और नियंत्रण की प्रक्रिया होती है। ऑक्सिन का क्या काम है, जिबरेलिन का क्या काम है, साइटोकाइनिन का क्या काम है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि अनुवर्तन क्या है, अनुवर्तन मतलब गति, प्रकाशानुवर्तन क्या है, गुरुत्वानुवर्तन क्या है, जलानुवर्तन क्या है, रसायनानुवर्तन क्या है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनुवर्तन। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये क्या हो गया, स्मार्ट बोर्ड लग रहा है, काम नहीं कर रहा है। चलिए तो अब देखिए, पादप में नियंत्रण और समन्वय मुख्य बिंदु क्या दिया है। रासायनिक नियंत्रण, पौधों में जंतुओं की तरह तंत्रिका तंत्र नहीं होता, वे विकास, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। पादप हार्मोन, ये विभिन्न हार्मोन है जो वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। यानी हार्मोन क्या है, हार्मोन एक तरीके का रासायनिक पदार्थ है जिसके सिक्रीशन की वजह से अलग अलग प्रकार से वृद्धि या फिर क्रिया होता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ये सब क्या है, हार्मोन ही है। ठीक है, ये दोनों जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ये जो तीनों है ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, यानी वृद्धि को प्रमोट करेगा, ये रोकने का काम करेगा। ऑक्सिन जो है वो कोशिका वृद्धि में तनों की लंबाई को बढ़ाने के में मदद करने का काम करता है। जिब्रेलिन जो है वो तने का वृद्धि करवाता है, बीज अंकुरण करवाने में मदद करता है। साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन को तेज कर देता है, जिससे नई प्रकार की कोशिका जनरेट हो जाती है। एब्सिसिक एसिड जो है वो वृद्धि को धीमा करेगा। देखो ये सब वृद्धि बढ़ा रहा था, तो ये ग्रोथ इनहिबिटर है, इसलिए उसको क्या करेगा, धीमा कर देगा, पत्ती को मुरझा देगा, यानी अवरोध करने का काम करता है, वृद्धि अवरोधक है। एथिलीन जो है वो फल और पकाने में मदद करने का काम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, अब देखो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, अलग अलग उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया हो रहा है, हम लोग जैसे पहले ही समझ गए कि अनुक्रिया क्या होता है। तो किसी भी उद्दीपन के प्रति जो क्रिया हो, प्रतिक्रिया हो रहा है, किसी उद्दीपन के प्रति जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं हम लोग, वही अनुक्रिया है। तो रिस्पॉन्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो अब देखो वृद्धि पर आधारित गति अनुवर्तन है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। जो लाइट के वजह से जो गति हो रहा है वो क्या है, फोटोट्रोपिज्म, यानी लाइट के वजह से जो वृद्धि हो रहा है। प्रकाशानुवर्तन, ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हो रहा है वो जियोट्रोपिज्म या फिर गुरुत्वानुवर्तन। जल के वजह से हो रहा है वो जलानुवर्तन या फिर हाइड्रोट्रोपिज्म। और रसायन की वजह से जो होगा वो होगा कीमोट्रोपिज्म या फिर रसायनानुवर्तन। उसके बाद के प्रति होने वाली दिशात्मक वृद्धि है। कुछ दिशा में जो होता है वो वृद्धि होता है, और कुछ वृद्धि से मुक्त गति, कुछ वृद्धि के साथ गति होता है और कुछ वृद्धि के मुक्त गति होता है। जैसे कि छुई मुई के पौधे को छू देंगे आप तो उसमें कोई वृद्धि वृद्धि नहीं हो रहा है, लेकिन गति उसमें भी हो रहा है। तो चलिए ये जो है ये क्या है, वृद्धि से मुक्त गति। नाइस्टिक मूवमेंट, जैसे छुई मुई के पौधे में स्पर्श के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया जो जल की मात्रा में बदलाव के कारण होता है। यानी जैसे आप छुई मुई के पौधे को छूते हैं, छुई मुई का पौधा बंद होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जल उपस्थित है उसके मात्रा में क्या होता है, बदलाव होने लगता है, जिसके वजह से ये आपको गति देखने को मिलता है। जड़ों का व्यवहार, जड़ें पानी की दिशा में वृद्धि करती हैं, भले उन्हें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाना पड़े। अब जड़ जो होता है वो एकदम सीधा थोड़ी ना जाता है, वो इधर भी चल जाता है, इधर भी चल जाता है, जहां पानी उसको दिखता है वो उधर चला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग, जैसे यहाँ पे आपको गमला दिख रहा होगा, गमला में एक इधर जो तना है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रहा है उसमें, और जो जड़ है उसमें नीचे की तरफ ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो जियोट्रोपिज्म है। ये निगेटिव है क्योंकि उसके विपरीत जा रहा है, और ये पॉजिटिव है, ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है और ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए बच्चों, हार्मोन शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा निर्मित विशेष रसायन है। तो हार्मोन क्या है, हार्मोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि से सीक्रेट होता है, जो रक्त के माध्यम से हम लोग के शरीर में संदेश को पहुंचाने का काम करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है बच्चों, तो
ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, फिर इंडोक्राइन ग्लैंड जो है, ग्लैंड दो प्रकार का होता है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसमें नलिका उपस्थित नहीं होता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है उसमें नलिका उपस्थित होता है। ठीक है, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसमें नलिका नहीं पाया जाएगा, यानी ये नलिका विहीन ग्रंथि है। हार्मोन को क्या करता है, निकालने का काम करता है और सीधे रक्त में मिला देता है और रक्त से पूरे शरीर में पहुंच जाता है और जहां जहां तक जैसे जैसे काम होता है अपने काम को करने का काम करता है। जैसे कि हार्मोन के वजह से वृद्धि हो सकता है और चयापचय की क्रिया हो सकती है, प्रजनन हो सकता है, ये सब थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला, पिट्यूटरी से भी हार्मोन निकलता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि दिया हुआ है, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया, थायराइड हो गया, अधिवृक्क हो गया, अग्नाशय हो गया, पीनियल हो गया, पैराथायराइड ग्रंथि हो गया, ये सबसे हार्मोन सीक्रेट होने का काम होता है। ठीक है, और हार्मोन क्या है, एक रासायनिक तरल पदार्थ है। ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि से सीक्रेट होता है। चलिए आप लोग को समझ में आया होगा कि जो महिला में जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो अंडाशय से सीक्रेट होता है, और पुरुष में जो हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम लोग नर हार्मोन के नाम से जानते हैं, वो वृषण से सीक्रेट होने का काम होता है उसका। चलिए तो हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ हार्मोन का नाम लिखा हुआ है, कहाँ से सीक्रेट होता है वो स्थान लिखा हुआ है, मतलब कौन से ग्रंथि से और कहाँ वो ग्रंथि उपस्थित होती है और काम क्या होता है। तो ये कुछ आप लोग को 5-6 हार्मोन है जिसको आप लोग को याद रखना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। देखिए थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से या फिर आउटो ग्रंथि से निकलेगा, जो कि गर्दन में उपस्थित होता है। और इसका काम क्या होता है बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। वृद्धि हार्मोन जो है वो मास्टर ग्रंथि से निकलेगा या फिर पीयूष ग्रंथि से निकलेगा, जो कि वृद्धि और विकास में नियंत्रण करेगा। देखो वृद्धि हार्मोन है तो किसमें नियंत्रित करेगा, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करेगा, और मस्तिष्क यानी पीयूष ग्रंथि से निकलने का काम करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से निकलेगा, तो थायराइड ग्रंथि से। कहां पर उपस्थित होगा, गर्दन में उपस्थित होगा। काम क्या है, प्रोटीन और वसा और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का। इस दोनों में कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद हो जाएगा। एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो अधिवृक्क यानी वृक्क के ऊपर जो ग्रंथि उपस्थित होती है वहां से निकलता है, और इसका स्थान देखिए दिया है वृक्क के ऊपर। और ये बीपी और हार्ट रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। जब भी इमरजेंसी का कंडीशन होता है तो बीपी और हार्ट रेट ना बढ़ जाए, उसको कंट्रोल करने का काम होता है एड्रेनलिन का। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से निकलता है। उसके बाद ये उधर के ऊपर उपस्थित होता है, उधर के नीचे होता है, और रक्त में शर्करा की मात्रा को यानी शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है ब्लड में। लिंग हार्मोन दो है, एक टेस्टेरोन जो कि नर में यानी पुरुषों में उपस्थित होता है, एक एस्ट्रोजन जो कि मादा में उपस्थित होता है। नर हार्मोन क्या है, टेस्टेरोन, और मादा हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन। ठीक है, जो कि अंडाशय से निकलता है और नर वाला वृषण से निकलता है। स्थान कहाँ है, तो पेट के नीचे के हिस्से में उपस्थित होता है, और जब प्यूबर्टी आ जाता है, जब परिपक्वता आ जाता है, तो ये दोनों सीक्रेट होने का काम करता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए कुछ क्लियर आप लोग को आ रहा होगा या फिर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर कुछ कार्यविधि दिया हुआ है, एक तंत्रिका का क्रियाविधि है और एक हार्मोन का क्रियाविधि है। तंत्रिका का क्रियाविधि क्या है बच्चों, तो तंत्रिका का क्रियाविधि जो है वह तंत्रिका कोशिका द्वारा होता है। हार्मोन का क्रियाविधि जो है वो रासायनिक तरल पदार्थों से होता है। तंत्रिका की क्रियाविधि में जो गति होता है वो तेज होता है, और हार्मोन वाले में धीरे धीरे काम होता है। तंत्रिका वाले में जो होता है सूचना एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाता है, यानी कोशिका के वजह से यहाँ पर क्या होता है, सूचनाओं का स्थानांतरण होता है, और यहाँ पर हार्मोन की वजह से सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। और जो तंत्रिका कोशिका है वो तेजी से काम करता है, हार्मोन वाला धीरे धीरे काम करता है। इस तंत्रिका वाले में कम समय में हो जाता है और हार्मोन वाले में अधिक समय लेता है। तंत्रिका वाला कम समय तक ही प्रभावित रहता है, लेकिन हार्मोन वाला जो है अधिक समय तक प्रभावित रहता है। चलिए तो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसके अंदर नलिका नहीं होता है, नलिका विहीन है, और जो बहिःस्रावी ग्रंथि होता है उसमें नलिका उपस्थित होता है। ठीक है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होता है वो उसमें नलिका नहीं होगा, तो सीधे ब्लड में हार्मोन को सेक्रेट कर दिया जाएगा, और बहिःस्रावी ग्रंथि में जहां जरूरत है उसी अंग तक क्या किया जाएगा, पहुंचाने का काम किया जाएगा। उसके बाद अंतःस्रावी जो ग्रंथि है
वो क्या करेगा, वृद्धि वृद्धि में मदद कर सकता है, और जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो क्या करेगा, भोजन और बाह्य पदार्थों का निपुणता से कार्य करने का काम करेगा। मेन अंतर क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होगा और बहिस्रावी ग्रंथि में नलिका होगा। ठीक है, और कोई स्लाइड है? हमको लगता है ये आखिरी स्लाइड है। ठीक है बच्चों, तो ये आखिरी स्लाइड है और हम लोगों का ये वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जैसा कि हम लोगों ने कहा था। ठीक है, तो अब कोई स्लाइड बचा नहीं है, तो सर एक बार लाइट ऑन कर दे देंगे। तो आप लोगों का ये वाला चैप्टर भी क्लियर हो चुका है बच्चों। तो अब आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, और अगर आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसको हल करिए, और अनसॉल्व जो है उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, क्योंकि आपका मेहनत और आप ही जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं अपने आप को, और कोई दूसरा आपको आगे बढ़ाने नहीं आएगा। और इसी चैनल पर बहुत सारा वीडियो अपलोड है पहले का भी, और जो पुराना वाला शिवांश क्लासेस वीएनएस है उस पर भी अपलोड है। आप लोग कहीं से भी जाके सूचना को इकट्ठा कर सकते हैं, किसी भी चैनल से आप लोग पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने शब्द को यहीं विराम करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए कल जल्दी ही लेके आते हैं। धन्यवाद, राधे राधे, प्रणाम।